अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्लाइड शो हो रही है आपको। टुडेज टॉपिक इज मस्कुलोस्केलेटल कंप्लेंट्स। इसमें हम लोग बैक पेन के बारे में पढ़ेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में पढ़ेंगे, फ्रोजन शोल्डर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और बैक पेन मैनेजमेंट के बारे में, जनरलाइज्ड एक्स और पेन्स के बारे में, फाइब्रोमाइल्जिया, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, जॉइंट सेल आर्थराइटिस। फाइब्रोमाइल्जिया क्या होता है? एक क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें मस्कुलोस्केलेटल पेन होती है, फटीग होती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, ठीक है, और कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो जाते हैं कि ब्रेन फंक्शन जो है वो थोड़े डिसफंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें इन सब चीज़ों की कोई भी ऑब्वियस इन्फ्लेमेटरी या स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी नहीं मिलती। इससे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, पेनफुल होते हैं, नॉन ऑर्टिकुलर होती हैं। वो पेशेंट आगे कहेंगे मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, ठीक है, और खास तौर पे फीमेल्स में होती है। एक्सरबेटिंग फैक्टर्स, ठीक है, वर्स्ट होते हैं स्ट्रेस से, कोल्ड से और एक्टिविटी से वर्स्ट होती है, ठीक है। और इनमें से बहुत से फैक्टर्स ऐसे इनफेक्टिव होते हैं और वर्सन सिम्टम्स हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, एनसेड्स एंड लोकल फिजिकल ट्रीटमेंट्स। डायग्नोसिस कैसे बनता है? क्लिनिकली डायग्नोस बनता है, ठीक है, इसका कोई डेफिनेटिव लैब टेस्ट नहीं है, ठीक है। एसी और इसके अंदर ना हम एसीआर क्राइटेरिया जो है वो यूज करते हैं। अब एसीआर क्राइटेरिया 2010-2016 का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। तो फिर शो करते हैं वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स कितना होता है, मोर देन 7, और सिम्टम सिविरिटी स्कोर जो है मोर देन 5 होती है। WPI इसमें 3 से 6 होता है और एसएस स्कोर मोर देन 9 होता है, ठीक है। सिम्टम जो है प्रेजेंट करते हैं एक सिमिलर लेवल पे फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए। कॉमन सिम्टम्स इसमें क्या होता है? जनरलाइज पेन होती है मोर देन 3 मंथ्स, फटीग होती है, नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप होती है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होती हैं, हेडेक होती है, इरिटेबल बाउल होते हैं, यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं और मूड डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ठीक है। इसमें आपने इसका डायग्नोस कैसे बनाते हैं? जो दूसरी डिजीज होती है उनको एक्सक्लूड करके, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती है। जो आप अगर दूसरी डिजीज को लिए जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो करवा के रूल आउट करते हैं, ठीक है। जैसे आप हाइपोथायराइडिज्म, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, सीबीसी करवाएंगे रूल आउट करने के लिए अनीमिया और इन्फेक्शन, टीएसआर सीआरपी करवाएंगे रूल आउट करने के लिए इन्फ्लेमेशन, टीएसएच करवाएंगे रूल आउट करने के लिए हाइपोथायराइडिज्म, हेपेटाइट फैक्टर करवाएंगे, एएनए करवाएंगे रूल आउट करने के लिए ऑटोइम्यून डिजीज, विटामिन डी और B12 करवाएंगे असेस करने के लिए डेफिशिएंसी रिलेटेड फटीग। मैनेजमेंट मैनेजमेंट एक होती है नॉन फार्माकोलॉजिकल, जो कि फर्स्ट लाइन होती है। पेशेंट को अपने एजुकेट करना है, एरोबिक एक्सरसाइजेस करवानी है, वॉकिंग, स्विमिंग, सीपीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करवानी है, स्लीप हाइजीन के बारे में बताना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताना है, योगा और मेडिटेशन के बारे में। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, इसमें एग्जांपल होता है एमिट्रिप्टाइलिन। इसकी डोज रेंज होती है 10 से 25 मिलीग्राम बेड टाइम पे। SNRIs होती हैं डोलॉक्सिटिन, 30 से 60 मिलीग्राम वंस डेली, ठीक है। एंटी कन्वल्सेंट्स जो होते हैं प्रीगैबालिन देते हैं 75 से 150 mg ट्वाइस डेली। गैबापेंटीन देते हैं 300 से 600 mg नाइट में। एनाल्जेसिक्स में आप पैरासीटामोल एंड ट्रामाडोल दे सकते हैं। मसल रिलैक्सर में साइक्लोबेंजापीन देते हैं 5 से 10 mg बेड टाइम में। और स्लीप एड्स में लो डोज एमिट्रिप्टाइलिन 10 mg एट बेड टाइम। एमिट्रिप्टाइलिन किस तरह देने हैं कि आपने अर्ली देनी है 8 से 9 PM, जैसे प्रिवेंट करने के लिए कि मॉर्निंग हैंगओवर हो जाएगा अगर आप लेट नाइट देते हैं, क्या इसको आप हाफ टेबलेट से शुरू करते हैं 12.5 mg से, और वीकली इसकी डोज को बढ़ा देते हैं हाफ टेबलेट से। साइड इफेक्ट्स जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिजीनेस, स्लीपीनेस, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, कॉन्स्टिपेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और टेकिकार्डिया। एडवाइस करते हैं सिंपल मेजर्स काउंटर करने के लिए साइड इफेक्ट्स को, ठीक है। 6 to 12 मंथ्स के लिए देते हैं, इससे ज्यादा और टेम्पर कर देते हैं जब आप इसको स्टॉप करें। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में परसिस्टेंट रिकरेंट फटीग होती है, ठीक है, मोर देन 4 मंथ्स इन अडल्ट होती है और 3 मंथ्स इन चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। लिमिटेड एक्टिविटी स्टार्टिंग 1 to 2 days आफ्टर एक्सर्शन एंड लास्टिंग फॉर 12 आवर्स से ज्यादा। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की एग्जैक्ट कॉज नहीं हमें पता होती, लेकिन हम इम्प्लीकेट कर सकते हैं कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, इम्यूनाइजेशन हो सकती है, केमिकल टॉक्सिन्स हो सकते हैं जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट हो सकते हैं, कीमोथेरेपी। फीमेल मेल रेशो 3:2 है।
क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? सिम्टम्स जो कि सजेस्ट करते हैं अनदर डायग्नोसिस, जैसे सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है, न्यूरोलॉजिकल साइंस होते हैं, स्लीप एपनिया होता है, फीचर्स होते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज के, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी होती है, इसके अंदर फीचर्स होते हैं इन्फ्लेमेटरी और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज के। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के मैनेजमेंट होती है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं, इसे रीअश्योर करना होता है, ग्रेडेड एक्सरसाइजेस करवानी होती हैं, रेगुलर या लिमिटेड रेस्ट पीरियड्स होते हैं, सीबीडी रिहैबिलिटेशन होती हैं, और अवॉइड करते हैं एक्सरसेबेटिंग फैक्टर्स जैसे कि कैफीन। डिपेंड अपॉन द सिम्टम, ठीक है। फटीग और अगर लो एनर्जी है तो मोडाफिनिल देने हैं और मेथाइल फेनिडेट देते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस के अंदर एमिट्रिप्टाइलिन देते हैं 10 से 25 mg बेड टाइम पे, या मेलाटोनिन दे सकते हैं और 2 से 5 mg बेड टाइम के अंदर। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? कोई क्वेश्चंस तो आपके पूछ लें। पेन फाइब्रोमाइल्जिया लाइक पेन में डोलेक्सिटिन देते हैं जिसमें 30 से 60 मिलीग्राम मस्ट डेली, और गैबापेंटिन देते हैं 300 600 मिलीग्राम नाइट पे। कोग्निटिव डिसफंक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती। मोडाफिनिल देते हैं 100 mg। मेमोरी एक्सरसाइज करवाते हैं, अवॉइड मल्टीटास्किंग और रेस्ट। डिप्रेशन एंजाइटी अगर प्रेजेंट हो तो ड्रग एसएसआरआईज देते हैं 80 एसएनआरआईज देते हैं डोलेक्सिटिन, सप्लीमेंट विटामिन बी 12 देते हैं, विटामिन D3 देते हैं, कोएंजाइम और ओमेगा 3। ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल कंप्लेंट्स के अंदर लो बैक पेन होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, कॉमन कंप्लेंट्स ये वाली होती है, लो बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर, बर्सिटाइटिस एंड टेंडनाइटिस। इस तरह होती है लो बैक पेन और स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस। अप्रोच टू लोअर बैक पेन, एक्यूट न्यू एपिसोड होता है जो कि अप्रोच कैसे करनी होती है, आपने इसकी पास्ट पेन हिस्ट्री के बारे में, लोअर बैक पेन की हिस्ट्री ऑफ इंजरी पूछते हैं, ड्यूरेशन ऑफ इंजरी पूछते हैं, नेचर एंड सेवेरिटी के बारे में पूछते हैं, पेन और स्टिफनेस एट रेस्ट और नाइट पे पूछते हैं, ईज विद मूवमेंट, ठीक है, एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछते हैं, इसमें नमनेस, वीकनेस और बाउल ब्लैडर सिम्टम्स होते हैं, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, प्रीवियस बैक प्रॉब्लम्स, पास्ट इलनेसेस। अप्रोच टू लोअर बैक पेन ऑन एग्जामिनेशन, लुक डिफॉर्मिटी जैसे काइफोसिस होती है, लॉस ऑफ लंबर लोडोसिस, स्कोलियोसिस होती है, फिर इसे पलपेट करते हैं टेंडनेस के लिए, कोई स्टेप डिफॉर्मिटी के लिए, मसल स्पैसम के लिए, मूवमेंट में फ्लेक्शन एक्सटेंशन लेटरल फ्लेक्शन रोटेशन करवाते हैं व्हाइल स्टैंडिंग, स्ट्रेट लेग रेजिंग करवाते हैं, पावर सेंसरी लॉस, मसल वेस्टिंग और रिफ्लेक्सेस करवाते हैं। लोअर बैक पेन रेड फ्लैग्स, मेजर रेड फ्लैग्स जो हमें देखने होते हैं, एज जो है वो 20 से ज्यादा और 50, 20 से कम और 50 से ज्यादा हो। विथ न्यू बैक पेन तो पॉसिबल कॉज होती है कि मिलिग्नेंसी हो सकती है, इन्फेक्शन या फ्रैक्चर। हिस्ट्री ऑफ कैंसर हो तो स्पाइनल मेटास्टेसिस हो सकती है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो तो मिलिग्नेंसी हो सकती है, इम्यूनोसप्रेशन होता है इन्फेक्शन हो सकती है, फीवर और चिल्स के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, आईवी ड्रग यूज या रीसेंट इन्फेक्शन या पीरियड एब्सेस या डिसाइटिस हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा के अंदर फ्रैक्चर हो सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो यूज है उसमें ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो सकता है, नक्टर्नल पेन के अंदर ट्यूमर या इन्फेक्शन हो सकता है, सेरल एनेस्थीसिया के अंदर कॉर्डा इक्वाइनस सिंड्रोम, डी ऑनसेट ब्लैडर या बाउल डिस्फंक्शन के अंदर कॉर्डा इक्वाइनस सिंड्रोम, स्वीयर या प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट में स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन या हर्निएशन, पेन जो कि मोर देन 6 वीक्स होती है जो कि इंप्रूव नहीं होती, प्रेगनेंसी और कॉर्निक इन्फेक्शन। अच्छा, लो बैक पेन में ना आप एक्सरे में रूटीनली तो एडवाइस नहीं करते, लेकिन कुछ जगह एक्सेप्शन होती है, जैसे अगर एज 25 से कम है तो एक्सरे ऑफ ऐसे ज्वाइन करवाएं, एक्सक्लूड करने के लिए एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एलडे की एल्ड्रिल जो होते हैं वर्टिब्रल कोलैप्स, मैलिग्नेंसी और ट्रॉमा। ये नॉर्मल नंबर एक्सरे है। लंबर स्पॉट, ठीक है, पेशेंट को अगर पेन में होना तब देते हैं, एक्सर्शन है तब देते हैं, रूटीनली नहीं देते, मसल की एट्रोफी करती है। कमर्शियल बैक स्पॉट जब बैठा हो पेशेंट, शॉर्ट ब्रेक्स आफ्टर 30 मिनट्स के बाद, स्टैंडिंग पोस्चर जो होता है उसके अंदर इस तरह का पोस्चर सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। जब आपके कोई चॉइस ना तो फिजियोथेरेपी करवाते हैं, कायरो प्रैक्टिस करते हैं, एक्यूपंक्चर करवाते हैं। शेटिगर नर्व रूट जो है इसमें मोटर और सेंसरी L4 से S3 के लेवल जो है उस पे होती है, ठीक है। पीछे के फीचर्स क्या होते हैं? पेन होती है, शूटिंग पेन होती है, रेडिएट करती है इप्सी लेटरल लो लिम्ब पे, इससे पेशेंट आपको कंप्लेन कर सकते हैं हमें नमनेस हो रही है,
सिम्टम्स एक ही साइड पर होते हैं इनके, और मोटर लॉस भी हो सकता है। आपके कोई क्वेश्चंस हैं पीछे प्रीवियस स्लाइड से कोई? इसके कॉजेज क्या होते हैं? बैक इंजरी, पेल्विक ट्यूमर हो सकता है, कॉमन पेरोनियल पॉलिसी हो सकती है जैसे कोई ट्रॉमा है, हर्निएट हो सकती है लंबर डिस्क, साथ में मसल स्पैज्म हो सकता है। एग्जामिनेशन अपने पेशेंट की करनी है, स्ट्रेट लेग रेस करवानी है एक साइड पर, ठीक है, जो असिस्ट करेगी इंसुलेटरी बैक और बटक पेन को। कंपेयर करनी है स्ट्रेट लेग रेस को ऑपोजिट साइड पे, ठीक है, और इसमें एब्सेंट होता है एंकल जॉइंट। ये इस तरह करवाते हैं। मैनेजमेंट आप क्या करते हैं? मैनेजमेंट में प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, पोस्चरल एडवाइसेस होती हैं, ठीक है, एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, एनसेट्स दी जाती हैं, और सर्जरी। शेटिका को अपने रेफर बताइए कितना स्वीयर है कि आप रेफर करें। अगर तो कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो तब करें, ब्लैडर बाउल कंट्रोल जो है वो लॉस हो जाए, सैडल एनेस्थीसिया में और ट्रॉमा में, तब आपने रेफर करना है इस पेशेंट को। शेटिका की मैनेजमेंट फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट एनसेट्स होती है, ब्रुफेन दे सकते हैं, नाप्रोक्सेन दे सकते हैं, डिक्लोफेनिक दे सकते हैं 50 mg BD फॉर 3 days। मसल रिलैक्सेंट्स देते हैं फॉर मसल स्पैज्म के लिए, टिज़ेनिडीन देते हैं सिर्फ 4 mg TID। न्यूरोपैथिक पेन एजेंट्स जैसे नर्व रूट कंप्रेशन के लिए प्रीगैबालिन देते हैं, 75 BD में मैक्सिमम 300 मिलीग्राम पर डे तक होता है। गैबापेंटिन गैबी का देते हैं 300 मिलीग्राम नाइट में, और मैक्सिमम 1800 पर डे। शॉर्ट टर्म ओपियाइड्स अगर सीवियर पेन अनरिस्पॉन्सिव टू एनसेड जैसे ट्रामाडोल ट्रामोल देने हैं। स्टीरॉइड में ओरल स्टीरॉइड देते हैं जो कि एक्यूट नर्व रूट इन्फ्लेमेशन के लिए होता है। एग्जाम्पल इसमें प्रेडनिसोलोन 40 से 60 mg डेली फॉर 5 to 7 days, जैसे टेपर ऑफ करते रहते हैं 1 से 2 days। स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज, इसमें अनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सोराइटिक आर्थराइटिस होता है, आर्थराइटिस कंपनी आईबीडी। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वुमेन के अंदर क्या होता है? एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है वो कंसिडर किया जाता है डिजीज ऑफ मैन, ये अफेक्ट करता है कुछ वुमेन को। HLA-P27 जो है वो इक्वली मेन और वुमेन के अंदर होता है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस 3 टाइम मोर कॉमन होता है मैन में एज कम्पेयर टू वुमेन, ठीक है, ज्यादा ये मैन के अंदर होता है। स्पॉन्डाइलो आर्थोपेडिस जो होती है इन्फ्लेमेटरी रूमेटिक डिजीज होती है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है एक्सियल एंड पेरिफेरल जॉइंट की, ठीक है, जैसे ये देखिए बना हुआ है, इसमें ये देखें ये फ्यूजन हुई है बोन्स की, जिसे कहते हैं बेम्बो स्पाइन, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई हुई है जॉइंट्स। अनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के फीचर्स क्या होते हैं? मॉर्निंग बैक पेन और स्टिफनेस, प्रोग्रेसिव स्पाइनल इन्फ्यूजन होती है, डिक्रीज होती है स्पाइनल मूवमेंट, स्पाइनल काइफोसिस होती है, और नेक हाइपर एक्सटेंशन रोटेशन होती है। अदर फीचर्स के अंदर चेस्ट पेन होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, नहीं हिप एंड नी आर्थराइटिस होता है, ठीक है। ऑकुलर चेंजेस जो जॉइंट डिजीज के अंदर आती है, टीरी यूवेटिस एंड क्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोराइसिफॉर्म रैश, ठीक है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी करवाते हैं जिसमें अनीमिया है, एलिवेटेड ईएसआर होता है, रोमेटॉइड फैक्टर यूजुअली नेगेटिव होता है। एक्सरे में इनिशियल साइंस देखते हैं, वाइडनिंग ऑफ एसिड जॉइंट मार्जिनल स्क्लेरोसिस देखते हैं, और लेट साइन के अंदर ऐसे जॉइंट फियर देखते हैं और बेम्बो स्पाइन देखते हैं। अनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है उसकी मैनेजमेंट क्या होती है कि आप एक्सरसाइज और एनसेट के पेशेंट को और रोमेटोलॉजिस्ट को रेफर कर देते हैं कंफर्मेशन डायग्नोसिस के लिए, और पेशेंट को आप एजुकेट करते हैं कि डिजीज के बारे में बताते हैं कि उसे क्या डिजीज है, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स देते हैं, और एडवाइस करते हैं कि अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज रेजिमेंट, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन अभी तक? सोराइटिक आर्थराइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस की इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी करवानी है तो डब्ल्यूबीसी इसमें रेस्ट मिल सकता है, ईएसआर सीआरपी भी रेस्ट मिलेगा, आर फैक्टर नेगेटिव मिलता है, एक्सरे के बाद पेंसिल कप डिफॉर्मिटी मिलती है इस टाइप की। मैनेजमेंट क्या होती है? पेशेंट को एजुकेट करें, फिजियोथेरेपी करें, एनसेट्स दें और मेडिकेशन दें, मीथोट्रेक्सेट, ये इंप्रूव करती है स्किन और मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स को, ठीक है, और रुमेटोलॉजी को रेफर करें, ठीक है। एनसेट्स में नेप्रोक्सन और ब्रुफेन दे सकते हैं। कन्वेंशनल डीमार्ट्स होते हैं मॉडरेट डिसीज के, जैसे मीथोट्रेक्सेट है 7.25 से 25 mg वंस वीकली प्लस फोलिक एसिड, ठीक है। बायोलॉजिकल डीमार्ट्स है एडेलीमिबैब देते हैं 40 mg SC एवरी 2 वीक्स। टारगेटेड सिंथेटिक डीमार्ट्स के अंदर एप्रीमिलास देते हैं 10 मिलीग्राम टाइट्रेटेड और 30 मिलीग्राम BID। और टॉपिकल अदर एड्रेंट थेरेपीज के टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, जिसे बीटामेथासोन।
मॉनिटरिंग के लिए आपने कुछ टेस्ट करवाने हैं, सीबीसी, एलएफटी, रीनो प्रोफाइल, हर 2 से 3 मंथ्स के बाद। टीबी स्क्रीनिंग करवानी है बिफोर बायोलॉजिकल, ठीक है। हेपेटाइटिस बीसी करवानी है इम्यूनोसप्रेसिव स्टार्ट करवाने से पहले, ठीक है। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? रिएक्टिव आर्थराइटिस के अंदर एसिमेट्रिकल एसेप्टिक आर्थराइटिस होता है। ओके, ओके डॉक्टर मार्बा। ये होता है 2 से 6 वीक्स के दौरान, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद, जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस में सैल्मोनेला कैंपिलोबैक्टर, जेनिटल यूरिनरी इन्फेक्शन के अंदर क्लेमाइडा गोनोरिया। इंक्रीज हो जाता है इंसिडेंट HLA-B24-27 प्लस इंडिविजुअल्स के अंदर, और ये लीड करता है क्रॉनिक आर्थराइटिस से। रिएक्टिव आर्थराइटिस की मैनेजमेंट क्या होती है? रेस्ट, एलिवेट करें जॉइंट को, अप्लाई करें आइस पैक्स, फिजियोथेरेपी करें, एनसेट्स दें, स्टीरॉयड जॉइंट इन्फेक्शन या आईएम स्टीरॉयड दें। रिकवरी अकर्स विद इन मंथ्स। रिएक्टिव आर्थराइटिस में एंटीबायोटिक्स देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD फॉर 7 to 14 days। अजिथ्रोमाइसिन देते हैं, एनसेट देते हैं ब्रूफेन 400 600 mg TID में। स्टीरॉइड में आप ओरली प्रेडनिसोलोन देते हैं 10 से 20 mg डेली। आईएम मिथाइल प्रेडनिसोलोन 40 से 80 mg सिंगल आईएम डोज। इंट्रा आर्टिकुलर के टाइम सिनोलोन एसीटेट देते हैं 20 से 40 mg इंट्रा आर्टिकुलर। डीमार्ट से सल्फासेलाजीन स्टार्ट 500 mg मैक्सिमम 1 से 1.5 ग्राम BD। ऑकुलर थेरेपी में प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप्स देते हैं 1 ड्रॉप 3 to 4 पर डे। रेटर सिंड्रोम फीचर्स क्या होते हैं? पोली आर्थोपेटी, यूथराइटिस, आइराइटिस एंड सोराइसिफॉर्म रैश, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस ट्रिगर्ड बाय एन इन्फेक्शन इन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और रिस्क फैक्टर्स इसके HLA-B27 पॉजिटिविटी होती है। क्लासिक ट्राइड के अंदर आर्थराइटिस होता है, यूथराइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक है। डायग्नोसिस क्लिनिकली सपोर्टेड बाय हिस्ट्री ऑफ रीसेंट इन्फेक्शन HLA-B27, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होती है? रेटर सिंड्रोम की एंटीबायोटिक्स देनी है, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg PO BD फॉर 7 to 14 days फॉर क्लेमाइडियो रेकोमेटस। अजिथ्रोमाइसिन दे देते हैं। सिम्टम कंट्रोल के अंदर एनसेट्स दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड्स। क्रोनिक और रिफ्रैक्टिव केसेस में डिमांड से सल्फासेलाजिन 500 mg BD टाइट्रेटेड 2 to 3 ग्राम पर डे। आई इन्वॉल्वमेंट के अंदर टॉपिकल स्टेरॉइड्स देते हैं, प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप्स 1 to 2 ड्रॉप्स एवरी 1 to 2 hours। स्किन इन्वॉल्वमेंट के अंदर टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, बीटामेथासोन अप्लाई ट्वाइस डेली फॉर स्किन लीजन्स। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? वैसे इस डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि क्रोनिक रिलैप्सिंग मल्टी सिस्टम वस्कुलाइटिस होता है, जो अफेक्ट करता है आर्टरीज को और वेन्स जो कि सब साइज की हो। अननोन कॉज होती है इसकी। इसमें रिकरेंट बार बार ओरल अल्सर्स होते हैं, जेनिटल अल्सर्स होते हैं, यूवेइटिस होता है। स्किन में एरिथेमा नोडोसोम होता है, आर्थराइटिस होते हैं, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट होती है, जीआई अल्सर्स होते हैं। डायग्नोसिस क्लिनिकली होता है, बेस्ड होता है इंटरनेशनल क्राइटेरिया पर। ट्रिगरिंग फैक्टर्स एनवायरमेंटल और जेनेटिक होते हैं, कोर्सेज क्रोनिक विद रिलैप्सिंग एंड रिमिशन। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में ओरल एफ्थोसिस 2 पॉइंट्स के होते हैं, जेनिटल एफ्थोसिस 2 पॉइंट, आई लियंस 2 पॉइंट के होते हैं, स्किन लियंस 1 पॉइंट के होते हैं। वेस्कुलर मैनिफेस्टेशन के अंदर 1 पॉइंट होता है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन 1 पॉइंट और पॉजिटिव पैथोलॉजिक टेस्ट 1 पॉइंट। और डायग्नोसिस ये सारे पॉइंट्स को मिला लें, अगर 4 से ज्यादा होगा तो डायग्नोसिस हो जाएगा। म्यूकोक्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट में कॉलकिसिन दे सकते हैं 0.5 से 1 मिलीग्राम BD फर्स्ट लाइन फॉर ओरल और जेनिटल अल्सर्स के लिए। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। आई इन्वॉल्वमेंट के लिए एजाथाइप्रिन दे सकते हैं 2 to 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे। आर्थराइटिस जो कि नॉन इरोसिव इन्फ्लेमेटरी होता है, इसमें एनसेट, कॉलकिसिन और सल्फासेलाजिन और मीथोट्रेक्सेट में से दे सकते हैं। वस्कुलर इन्वॉल्वमेंट जो कि डीवीटी एनेरिज्म है, हाई डोज स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, एजाथाइप्रिन दे सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट के लिए हाई डोज स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन और एजाथाइप्रिन। कंसोलिडेटेड ट्रीटमेंट टेबल के अंदर म्यूकोक्यूटेनियस के अंदर कॉलकिसिन दे सकते हैं 0.5 से 1 मिलीग्राम BD। आई के अंदर आप एजाथाइप्रिन स्टेरॉइड 2 to 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे प्लस 0.5 से 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे ओरल, ठीक है। ओके, आज हमारा टॉपिक ये खत्म होता है। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे पेडियाट्रिक कॉमन कंप्लेंट्स। ओके, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चंस?
ओके फिर अल्लाह हाफिज एवरीवन, टेक केयर।